ये है कार्स्टन वॉरहोम। इन्होंने 400 मीटर हर्डल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 45.94 सेकंड्स में। इनके 400 मीटर का पर्सनल बेस्ट है 44.87 सेकंड्स। 200 मीटर का बेस्ट है 20.91। लॉन्ग जंप का बेस्ट है 7.66 और 100 मीटर का बेस्ट है 10.47। इसके साथ 110 मीटर हर्डल में 14.30 सेकंड्स और हाई जंप का पर्सनल बेस्ट है 2.05 मीटर। अब ये सुनने में आपको उतना ज़्यादा शॉकिंग नहीं लग रहा होगा, लेकिन शॉकिंग बात ये है कि अभी 2025 में नेशनल गेम्स हुए थे उत्तराखंड में, और अगर ये एथलीट उत्तराखंड में नेशनल गेम्स खेलने आता और मैंने आपको जो जो पर्सनल बेस्ट बताए हैं, अगर वो ये पर्सनल बेस्ट कर देता तो ये 400 मीटर हर्डल में नेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता, फ्लैट 400 मीटर में भी नेशनल रिकॉर्ड बनाता, 200 मीटर और लॉन्ग जंप इवेंट में इसकी सेकंड पोजीशन रहती, इसके साथ 110 मीटर हर्डल में ये फिफ्थ पोजीशन पे आता और दोनों 100 मीटर और हाई जंप में ये सिक्स्थ पोजीशन पे रहता। और अभी अपने कंट्री में जितने भी एथलीट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें से 90% एथलीट्स कभी भी टॉप 8 में भी नहीं आ पाएंगे। इस एथलीट ने 2012 से 2024 तक अपने 100 मीटर के टाइम को 11:10 से 10:47 तक कम करा है। 200 मीटर में भी 2012 से 2017 तक 22.15 से 20.91 सेकंड्स तक लेके आया है और 400 मीटर के टाइम को भी 2013 से 2017 तक 48.09 से 44.87 तक लेके आया है और इसके साथ 400 मीटर हर्डल में भी 2014 से 2021 तक अपने टाइम को 52.50 से 45.94 सेकंड्स तक लेके आया है। जहां एथलीट्स के लिए एक इवेंट में इंप्रूवमेंट लाना मुश्किल हो जाता है, इस एथलीट ने 4 इवेंट्स में कंसिस्टेंटली अपने पर्सनल बेस्ट को ब्रेक किया है। ये चीज़ें मैं आपको बुरा फील कराने के लिए या डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि ये कितना अच्छा एथलीट है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एथलीट ऐसी क्या चीज़ें करता है अपनी ट्रेनिंग में जिसकी वजह से ये इतना अच्छा परफॉर्म कर पाता है। इस एथलीट का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखते हैं। इनका जन्म 28 फरवरी 1996 को हुआ था और इन्होंने यंग एज से ही स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग में ये डिकैथलॉन करते थे और 2013 में इन्होंने बिस्लेट गेम्स खेला था और उस कंपटीशन में ये 200 मीटर दौड़े थे और वहाँ पे इनका टाइम आया था 22.25 सेकेंड्स और ये उस कंपटीशन में अपनी हीट में 7th आए थे। और उसी कंपटीशन में यूसेन बोल्ट ने भी पार्टिसिपेट किया था और उनका टाइम आया था 19.79 सेकेंड्स और वो फर्स्ट आए थे। और ये चीज़ आप में से भी बहुत सारे एथलीट्स के साथ होने वाली है। आप कभी ना कभी किसी ना किसी कंपटीशन में एक एलीट इंडियन एथलीट के साथ खेलोगे। हो सकता है आप नेशनल खेलने गए हो और आपकी ही हीट में तेजस है। अगर लॉन्ग जंप करते हो तो जैस्विन के साथ आपका कंपटीशन हो सकता है, या फिर अमलान, गुरिंदर वीर, किसी के साथ भी आपका कंपटीशन हो सकता है और वो काफ़ी अच्छे एथलीट्स हैं। और जब आप इतने अच्छे एथलीट्स के साथ कम्पीट करते हो तो बहुत बार जो जूनियर एथलीट्स रहते हैं उनको डर आता है, वो अपने आप को काफ़ी लो समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये कितने अच्छे एथलीट है, मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ऐसे आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए, क्योंकि इस कंपटीशन में भी कार्स्टन वॉरहोम ऐसा सोच सकते थे। उनका टाइम तो यूसेन बोल्ट के कंपैरिजन में कितना ख़राब आया था, 22-25 आया था। कार्स्टन भी सोच सकता था कि मेरा टाइम तो 22 आ रहा है, कोई 19 में दौड़ रहा है, मैं कैसे उनसे कम्पीट करूँगा। लेकिन ये कंपटीशन का डर आपको अपने अंदर से हटाना चाहिए और आपको दूसरों से ज़्यादा ध्यान अपने खुद के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने पे देना चाहिए। भले कार्स्टन ने 200 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, लेकिन उन्होंने 400 मीटर हर्डल में ये चीज़ करी। अगर आप सही से मेहनत करोगे तो फिर जो आपकी डेस्टिनेशन है आप वहाँ पे ज़रूर पहुँचोगे। इसके बाद जब कार्स्टन 19 साल के हुए तब उन्होंने एक नए कोच के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। उनका नाम था लीफ ओलव एलनेस और इनके साथ ट्रेनिंग करने से उनका पूरा करियर चेंज हो गया। कार्स्टन ने 2015 में लीफ के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था और उस टाइम तक जो कार्स्टन थे वो डेकेथलॉन करते थे। अब उनके कोच ने ये डिसाइड किया होगा कि हाँ, इन्हें किसी एक स्पेसिफिक इवेंट में ट्रेनिंग कराना है, किसी एक इवेंट में अच्छा करवाना है। तो उन्होंने 400 मीटर हडल को डिसाइड किया। उन्होंने कुछ टेस्ट किए होंगे, कुछ क्वालिटीज़ देखी होंगी जिसकी वजह से वो इस डिसीजन पे आए और 2015 तक उनका 100 मीटर और 200 मीटर का टाइम काफ़ी अच्छा आ रहा था। उनके पास जो स्पीड थी वो काफ़ी अच्छी थी स्टार्टिंग के हिसाब से। और इसके बाद उनके ट्रेनिंग का मेन फोकस स्पीड, एंड्योरेंस और टेक्निक को इम्प्रूव करने पे हुआ होगा। और ये चीज़ हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। 2016 से 2017 तक उनके 400 मीटर का टाइम ड्रेस्टिकली कम हुआ था। अब वो अपने ट्रेनिंग में क्या चीज़ें करते थे, उसको कैसे डिज़ाइन करते थे, वो हम देखते हैं। वो हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग करते थे, संडे के दिन रेस्ट करते थे, जिसमें से मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हाई इंटेंसिटी डेज होते थे जिसको वो रेड डेज भी बोलते हैं। और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को इजी डेज होते थे। और जो ये रेड डेज वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें वो दिन का सिर्फ एक सेशन करते थे लेकिन वो बहुत लंबा रहता था। उनका वर्कआउट सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक चलता था, जिसमें वो बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते थे लंच के लिए, स्नैक्स के लिए।
अब वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स तो दिन के 2 सेशन करते हैं अगर उन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग करनी रहती है। एक वर्कआउट सुबह कर लिया, एक शाम को कर लिया, ऐसे कर सकते थे, लेकिन एक बार में ही क्यों करना था? वो इसलिए क्योंकि जो उनका वार्म अप था वो काफ़ी इंटेंसिव रहता था और उनके वार्म अप का मेन फोकस रहता था इंजरी से बचना। उनका वार्म अप ही 1.5-2 घंटे का चलता था, तो वो ये नहीं चाहते थे कि उनको बार बार दिन में वार्म अप करना पड़े, इसलिए वो एक ही वर्कआउट करते थे। उनका वर्कआउट 10 बजे से स्टार्ट होता था और 10 बजे से 10:45 तक वो वार्म अप करते थे। इसमें वो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करते थे जैसे कि जॉगिंग या साइकिलिंग। इसके बाद कुछ डायनेमिक ड्रिल्स करते थे ताकि उनकी मसल्स और जॉइंट्स प्रिपेयर हो जाए वर्कआउट को अच्छे से करने के लिए। बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए भी वो अलग अलग एक्सरसाइजेस करते थे, जैसे कि ये रॉड वाली आप एक्सरसाइज देख सकते हो, एक हाथ में रॉड को पकड़ के ये वॉक कर रहे हैं। फिर 10:45 से 12:15 तक उनका एक स्प्रिंट का सेशन रहता था और हर्डल ड्रिल्स करते थे। जो उनका स्प्रिंट का सेशन था उसका एक एग्जांपल है 60 मीटर की 30 रेपिटेशंस। अब ये वाला जो वर्कआउट पार्ट है ये उनका 1.5 घंटे का है, लेकिन उसमें उनको ये रेपिटेशंस भी लगानी है, फिर हर्डल ड्रिल्स भी करनी है, तो हम मान सकते हैं कि वो जो रेपिटेशंस है वो 1 घंटे के अंदर लगा लेते होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेस्ट कितना ज़्यादा कम है रेपिटेशंस के बीच में, और ऐसा भी नहीं है कि वो कम इंटेंसिटी पे लगा रहे होंगे, वो भी अपना पूरा एफर्ट देते होंगे ट्रेनिंग के टाइम पे। और वहीं पे हमारी एकेडमी में कुछ एथलीट्स ऐसे हैं जिनसे 1 घंटे में सिर्फ 5-6 रेपिटेशंस लग पाती हैं। तो ये स्प्रिंट वाला वर्कआउट होने के बाद में वो कुछ हर्डल ड्रिल्स करते थे अपने स्ट्राइड पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए और रिदम को अच्छा करने के लिए। फिर 12:15 से 1 बजे तक वो कुछ प्लायोमेट्रिक्स वाला वर्कआउट करते थे जिसमें जंपिंग वाली एक्सरसाइजेस रहेंगी। वो स्टेयर पे जंप्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस में ये चीज़ नोटिस करी है। फिर 1 बजे से 2 बजे तक उनका लंच ब्रेक रहता था जिसमें वो एक न्यूट्रिशियस मील लेते थे। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि वो घर जाके खाना खा के फिर आ रहे हैं, वो वहीं पे जो उनका ट्रेनिंग फैसिलिटी है जहाँ पे वो ट्रेनिंग करते थे वहीं पे अपना लंच करते हैं। फिर इसके बाद में 1 बजे से 3:30 बजे तक उनका टेम्पो वर्कआउट रहता था। इसमें वो लंबी रेपिटेशंस लगाते थे अपने लैक्टिक थ्रेशोल्ड को बढ़ाने के लिए। 400 मीटर में लास्ट में बॉडी काफ़ी ज़्यादा भर जाती है, लैक्टिक एसिड बनता है, तो उसको टॉलरेट करने के लिए ये वाला वर्कआउट रहता था। इसके बाद 3:30 से 5 बजे तक वो वेट ट्रेनिंग करते हैं। जो उनका वेट ट्रेनिंग है उसमें भी वो लाइट वेट को ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन उसको स्पीड में मूव करते थे। उनकी वेट ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक रहती है। आपने ये वीडियो ज़रूर देखी होगी डेडलिफ्ट की, कितना ज़्यादा स्पीड में वो डेडलिफ्ट कर रहे हैं। हैमस्ट्रिंग की आप ये एक्सरसाइज में भी देख सकते हो कि वो कितना अच्छे से स्पीड में कर रही है एक्सरसाइज को। इस टाइप की जो वेट ट्रेनिंग रहती है उसको ऑसिलेटरी वेट ट्रेनिंग बोलते हैं, और इस टाइप का वर्कआउट हमें मसल को ज़्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। इसके बाद में 5 से 7 बजे तक उनका रिकवरी रूटीन रहता था। वो कूल डाउन के लिए जॉगिंग करते थे, फिर स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते थे, मसाज करवाते थे, इंफ्रारेड हीटर्स के पास में जाके बैठते थे, और इसी के साथ उनका पूरा वर्कआउट खत्म हो जाता था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनके पूरे वर्कआउट में उन्होंने लगभग सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं। वो वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, प्लायोमेट्रिक्स भी कर रहे हैं, स्प्रिंट भी कर रहे हैं, एंड्योरेंस इंप्रूव करने के लिए टेम्पो वाला वर्कआउट भी कर रहे हैं, और साथ में हडल की टेक्निक ड्रिल्स भी कर रहे हैं। तो एक दिन में लगभग उन्होंने सारी ही चीज़ें कवर कर ली। इसके बाद में जो इजी डेज रहते थे उसमें भी वो 4 से 5 घंटे का वर्कआउट करते थे, और ये वाले जो वर्कआउट थे उसमें वर्कआउट की वॉल्यूम थोड़ी सी कम रहती थी, लोड थोड़ा कम रहता था, और मेजरली वो अपने टेक्निक, मोबिलिटी, ऐसे बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते थे। उनका वीकली वर्कआउट टाइम 40 आवर्स का था, मतलब वो पूरे एक हफ्ते में 40 घंटे ट्रेनिंग करते थे। इसका अगर हम पर डे का एवरेज निकालेंगे तो वो भी 6.5 घंटे के आसपास आएगा। अब क्या हम भी इस तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं? नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ अच्छे से समझ जाओ कि हमें किसी भी एथलीट को कॉपी नहीं करना चाहिए। बाकी एथलीट जो चीज़ कर रहे हैं हमें वो चीज़ आंख बंद करके नहीं करना है। हमें सबसे पहले ये चीज़ जानने की कोशिश करना है कि वो जो एथलीट कोई भी चीज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और जब हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि वो एथलीट इस चीज़ को क्यों कर रहा है, तब हमें खुद से ये चीज़ पूछने की क्या इस चीज़ की मुझे भी ज़रूरत है। अगर हाँ तो ही आपको वो चीज़ करनी है, और अगर नहीं है तो आपको वो चीज़ कॉपी नहीं करनी है। जैसे कार्स्टन का ही एग्जांपल लेते हैं, वो दिन में 7-8 घंटे ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? इसका रीज़न मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो बार बार वार्म अप नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि एक ही वार्म अप में वो अपने पूरे दिन का वर्कआउट कर लें। अब इसके बाद में सीधा आपको ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ मैं भी यही चीज़ करूँगा क्योंकि मेरे को भी बार बार वार्म अप करना पड़ता है, एक ही बार वार्म अप करो और ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, आपको फिर से उसको मतलब अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन का आप रिपीट क्वेश्चन पूछो कि भाई उन्हें एक ही बार वार्म अप क्यों करना है, 2 बार वार्म अप करने में क्या दिक्कत है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो टाइम की है कि बार बार टाइम ज़्यादा लगेगा, और अभी जो वो 7-8 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं वो बढ़ के 9 या 10 घंटे का हो जाएगा पूरे दिन में। एक रीज़न तो ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि वो नॉर्वे से हैं और वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। पूरे साल भर में जो हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है वो भी 22 डिग्री है, और जब हम इतनी ठंडी जगह पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बार बार वार्म अप करना थोड़ा मुश्किल रहता है, और हमारे यहाँ अभी 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप सेम वही चीज़ कॉपी करने लगोगे तो आपको ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने लगेगा। इतनी धूप में ट्रेनिंग करना सस्टेनेबल नहीं है।
तो इसलिए सब चीज़ें कॉपी मत करो, पहले जानने की कोशिश करो कि कोई भी एथलीट कोई चीज़ क्यों कर रहा है। अब जो 400 मीटर हर्डल है वो इम्प्रूव करने के लिए हमें हमारी स्पीड इम्प्रूव करनी पड़ेगी, टेक्निक भी अच्छी करनी पड़ेगी और साथ में एंड्योरेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये अलग अलग क्वालिटीज़ हो गई। वहीं पे बहुत सारे इवेंट्स ऐसे रहते हैं जिनमें हमें सिर्फ एक ही क्वालिटी पे ध्यान देना रहता है। जैसे 100 मीटर है तो उसमें मेन तो हमें स्पीड पे ही ध्यान देना है। लॉन्ग रनिंग है जैसे 1500 या 1600 मीटर, हमें सिर्फ एंड्योरेंस पे ध्यान देना है। पोल वॉल्ट है, 110 मीटर हर्डल है, इन इवेंट्स में हमें स्पीड भी चाहिए लेकिन मेन फोकस तो हमारा टेक्निक पे ही रहता है। लेकिन जो 400 मीटर हर्डल है उसमें हमें इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आपने कभी 400 मीटर दौड़ी तो आपको पता ही होगा कि 400 मीटर कितना खतरनाक है। उसमें भी अगर आपने हर्डल ऐड कर दी है तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और अगर हमें इतनी सारी क्वालिटीज़ को ट्रेन करना है तो उसमें वर्कआउट की वॉल्यूम भी इवेंचुअली बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि जो 100 मीटर एथलीट्स है उनके जितना वर्कआउट करेंगे तो आपको 400 मीटर हर्डल्स में भी बेनिफिट मिलेगा। अगर हमारे इवेंट में मोटर क्वालिटीज़ बढ़ रही हैं तो हमारे वर्कआउट का लोड, वर्कआउट की वॉल्यूम भी बढ़ेगी। और अगर अपने वर्कआउट में ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा लोड है तो उसमें हमारे जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सरफेस पे ट्रेनिंग करते हैं। अगर 7-8 घंटे अपन एकदम हार्ड सरफेस पे ट्रेन करेंगे तो वो बहुत खतरनाक रहेगा हमारी बॉडी के लिए। तो इसलिए सॉफ्ट सरफेस पे ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं ताकि जॉइंट्स पे कम लोड, कम इम्पैक्ट आए। इन्होंने खुद का एक मोंडो सरफेस बनाया है जो कि मतलब सिंथेटिक ट्रैक ही है लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। एक अलग टाइप का ट्रैक इन्होंने खुद के लिए बनाया है जिसपे ये ट्रेन कर पाए और जॉइंट्स पे कम लोड आए। और ये एथलीट अपने रिकवरी पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है। बहुत सारे एथलीट्स के लिए रिकवरी का मतलब होता है कि दिन भर बेड पे पड़े रहो, सोते रहो और जग गए तो फिर मोबाइल में मूवीज़ देखते रहो, लेकिन वो चीज़ रिकवरी नहीं होती है। कास्ट टाइम रिकवरी के लिए जकूजी में हीट बाथ लेते हैं। अब ये तो काफ़ी सारे एथलीट्स को सुन के लगा कि हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, हम भी कर लेंगे वो चीज़ अगर हमें मिलेगी। लेकिन एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, उसमें बताया था कि जो कास्टन है वो अपने कोच के बैकयार्ड में, उनके मतलब घर के पीछे एक एरिया है, वहाँ पे हीट बाथ लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वो हीट बाथ लेते रहते हैं। और एक बार उनके कोच की जो वाइफ है उन्होंने ऐसे चुपके से टाइम लिया था कि देखते कितनी देर लेते हैं, तो उन्होंने देखा था कि वो 3 घंटे 47 मिनट्स तक उसके अंदर थे। 15-20 मिनट तक हीट बाथ लेना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मतलब आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन है। और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए और क्रिएटिविटी के लिए वो लेगोस गेम खेलते हैं। ठीक है, तो रिकवरी वो चीज़ नहीं है जो आप लोगों को लगता है कि मतलब सोते रहो, मोबाइल चलाते रहो, वो रिकवरी में नहीं आएगा। आप वॉक कर लो, थोड़ा बहुत कुछ रीड कर लो, ड्राइंग कर लो, पेंटिंग कर लो, कोई भी इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है वो आपको ज़्यादा रिकवरी में हेल्प करेंगी। और कार्स्टन बोरहम के जैसे अगर आप श्रीशंकर मुरली की ट्रेनिंग के बारे में भी जानना चाहते हो तो उसके लिए आप ये साइड वाला वीडियो देख सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।